जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का संविधान की इस कक्षा में स्वागत है। मैं बाल सुब्रमण्यम आज आपको संविधान की भाग 3 के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों का विवरण। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा की। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यह हमने पहले भी पढ़ा है। तथा मूल अधिकार जो है ना, संविधान में उल्लेखित वे अधिकार होते हैं जो किसी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब भौतिक विकास में होता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विवरण, और नैतिक विकास में आते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक विवरण। इन सभी प्रकार के स्वतंत्र रूप से जो सर्वांगीण विकास होता है किसी नागरिक का, उनके लिए मूल अधिकारों में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यह भौतिक और नैतिक विकास की दशाओं के साथ ही राज्य के विरुद्ध जो है नागरिक को अधिकार देता है। अर्थात वो राज्य यदि कोई कठोर नियम बनाता है नागरिक के लिए, तो वह नियम जो है मूल अधिकारों के तहत शून्य किए जा सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान जो है मूल अधिकारों में संविधान द्वारा किया गया है। मूल अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता समाहित की गई है। राष्ट्रीय एकता जिसमें हमने प्रस्तावना में ही पढ़ा था, एकता बढ़ाने वाला बंधुत्व, समानता का अधिकार जो कि हम आने वाले अनुच्छेद 14 में पढ़ेंगे, सम्मान और राष्ट्रहित, ये सारी चीजों का समावेश जो है मूल अधिकारों में किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीति लोकतंत्र की आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। अर्थात जो नागरिक है उन्हें अपने अभिव्यक्ति है ना, उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो भी मूल अधिकारों के तहत। ठीक है, और यह अधिकार नागरिकों को इसलिए भी दिए गए हैं ताकि राज्य किसी भी प्रकार से नागरिकों या भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल अधिकार, जो उसको अधिकार प्राप्त है, उसे वंचित ना कर सके। ठीक है, अब इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार। ठीक है, अब यदि मूल अधिकार संविधान में ना हो तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति का तानाशाही वाली सरकार जो है भारत पर थोप दी जाए, या कोई सैन्य प्रशासन जो है भारत पर आकर बैठ सकता है। इसीलिए मूल अधिकारों में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में जो है वो कानून की सरकार होगी, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार होगी। ठीक है, मूल अधिकारों को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। हमारे संविधान में यह लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है कि संविधान ही मूल अधिकारों का संरक्षक होगा। ठीक है, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, जिन्हें घटा करके 6 कर दिया गया। इसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 19(1)(च) में संपत्ति से संबंधित अधिकार, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार। यह दोनों ही संविधान संशोधन करके, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके भाग 12 के 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा जो है वह अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, जो कि इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1250 में जारी किया गया था। और यह राजा द्वारा तब जारी किया गया था जब उसके सामंतों द्वारा उस पर दबाव बनाया गया था कि आप नागरिकों के अधिकारों के लिए कुछ करें। एक लिखित दस्तावेज जो है वो बनाए ताकि नागरिक के अधिकार सुरक्षित रह सके। इसीलिए जब भारत में मूल अधिकारों के लिए यह भाग 3 में प्रावधान किया गया, तो यह कहा गया कि भारत में नागरिकों के अधिकारों के लिए यह लिखित प्रावधान किया जा रहा है संविधान में, इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, एक तथ्य और है कि
मूल संविधान जो है सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान में जोड़ा गया, है ना। मैग्ना कार्टा के द्वारा यह अधिकार पत्र दिया गया था इंग्लैंड में, लेकिन सर्वप्रथम किसी संविधान में इसे जोड़ा गया था, वह है फ्रांस के संविधान में, वो भी सन 1789 में। ठीक है, सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में स्थान फ्रांस ने दिया था, ये याद रखेंगे। अब मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें जान लेते हैं। मूल अधिकार न्यायोचित है। ठीक है, इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक न्यायालय जा सकता है, चाहे हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। यदि उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह किसी भी न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकता है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। तो मूल अधिकारों को दो जगह पर यह सुरक्षा और गारंटी दी जाती है, पहला संविधान द्वारा और दूसरा न्यायालय द्वारा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। इसका यही मतलब है, यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि किसी व्यक्ति के या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उस अधिकार जो नियम बनेंगे वह शून्य हो जाएंगे मूल अधिकारों के तहत। अब मूल अधिकार जो है वह असीमित नहीं है। ठीक है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त उपाय करके इन, है ना, युक्तियुक्त उपाय द्वारा इन्हें सीमित किया जा सकता है। ठीक है, अब यह अधिकार स्थायी भी नहीं होते। ठीक है, संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें, है ना, इन संविधान संशोधन करके इनकी शक्ति को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, संसद या तो इसे सीमित कर सकता है इन अधिकारों को, या इन अधिकारों को घटाया या बढ़ा भी सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? या संसद द्वारा किया जाएगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 के तहत यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकारों को स्थगित या निलंबित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी 20 और 21 जो है मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे। अब एक विशेष बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में सबसे पहले जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी घोषणा पत्र में, और यह जो मूल अधिकारों की मांगों का प्रारूप बनाया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया था। तो यह एक प्री के लिए फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, मूल अधिकार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यदि ऐसे अधिकार नागरिकों को न दिए जाए तो हो सकता है आने वाले समय में, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ या म्यांमार में हुआ, तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। इसीलिए ऐसे जो अधिकार जो हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हैं, जो कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य किसे कहा जाएगा। जैसे भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय हो या जिला पंचायतें हो, या अन्य पदाधिकारी जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हो, या कोई ऐसी निजी संस्था जो राज्य के लिए कार्य कर रही हो, उन सभी को राज्य कहा जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 13, इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की विधियों का वर्णन है। मूल अधिकारों से असंगत, इससे तात्पर्य यह है यदि राज्य कोई ऐसा विधि का निर्माण करता है जो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, तो मूल अधिकारों के तहत वह विधियां शून्य हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि वह निरस्त हो जाएंगी। और यदि ऐसा ना हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जाकर के इनके लिए अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अब आते हैं
समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, वह संविधान में बनाए गए नियम जो है सब पर समान रूप से लागू होंगे और सभी के लिए लागू होंगे। उसमें किसी भी प्रकार का जो है भेद नहीं होगा, राज्य किसी से भी भेद नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी इस आधार पर राज्य किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति पुरुष या महिला किसी भी जाति का सरकारी कार्यालय में जाकर किसी कार्य के लिए आवेदन देता है, तो उसे केवल इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष जाति का है या किसी विशेष धर्म का है या किसी विशेष श्रेणी का है। सभी के लिए समान कार्य करेगी राज्य। अब अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता, यानी किसी भी शासकीय जो नौकरी होगी उसमें सभी को समान रूप से मौका मिलेगा। हालांकि इसमें आप रिजर्वेशन को यदि देखें, आरक्षण को देखें, तो लगेगा कि यह असंगत है, लेकिन यह बिल्कुल ही संगत है कि शासकीय सेवाओं में सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो बताता है अस्पृश्यता का अंत होगा। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय समाज में बहुत सारी विसंगतियां थी, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वह चाहते थे कि समाज से ये सारी कुरीतियां दूर हो, और इसीलिए उन्होंने उस समय अस्पृश्यता का एक उपबंध जो है समानता के अधिकार में किया, ताकि ऐसे लोग जिनके साथ अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव हो रहा है उनके साथ ऐसा होना बंद हो। और हमारे जो संविधान निर्माता है वो ऐसा करने में बिल्कुल सफल हुए हैं। आज हम देखें तो भारत के बहुत से क्षेत्रों में इन सभी चीजों का अंत हो गया। अभी भी कुछ छोटे क्षेत्र बचे हुए हैं जहां पर मानसिक संकीर्णता बची हुई है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और अनुच्छेद 18 जिसमें बताया गया है उपाधियों का अंत। अब ये वो उपाधियां थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय उन व्यक्तियों को दिया गया था जो उनकी सहायता करते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि ऐसे व्यक्ति जो कि उनके हितों को साधने में काम आ सकते हैं, उनको ऐसी उपाधियां देते थे। जैसे हिंद केसरी, केसरे हिंद, ऐसी करके अन्य बहुत सारी उपाधियां थी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें वापस भी लौटा दी थी। तो ऐसी उपाधियों को भी जो है समाप्त कर दिया गया। लेकिन शैक्षणिक उपाधियां अभी भी वर्तमान में बनी हुई हैं। जैसे कि डॉक्टर को यदि कोई व्यक्ति बहुत ही पढ़ाई करता है तो उसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डीलिट की उपाधि मिलती है ना, वो लेकिन शैक्षणिक स्तर पर होती है। ठीक है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 19 जिसमें आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी अधिकार के तहत आप अपनी भावनाएं किसी के भी सामने प्रकट कर सकते हैं। राज्य उस पर कोई भी मतलब कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आपके कार्य जो है राष्ट्र विरोधी साबित ना हो, है ना। इसकी भी सीमा है। यदि आपके द्वारा कोई अभिव्यक्ति राष्ट्र विरोधी व्यक्त होती है तभी राज्य आप पर कोई कार्यवाही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बोला गया है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, और उसे अपने दोष से मुक्त होने के लिए, मतलब उस पर जो दोष लगे हैं उससे मुक्ति के लिए सारे उसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय उपक्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल ही प्रतिबद्ध है, और राज्य भी इसके लिए उनकी सहायता करेगा किसी भी हालत में। अब अनुच्छेद 21 जो है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो वह अपने रोजगार स्वयं पैदा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। इस प्रकार उसे अपने दैनिक जीवन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए यह अधिकार जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है।
अब आते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें पोटा, मीसा, टाडा जैसे जो निरोधक कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाता था या बिना किसी सबूत के ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ऐसे सारी चीजों का जो उपबंध किया गया है उसको हम अनुच्छेद 22 के तहत पढ़ेंगे। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में बोला गया है मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध, यानी किसी के साथ भी आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। और दुर्व्यापार अर्थात इससे मानव का व्यापार होता है जिसे गुलाम बनाया जाता है, तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए इस अनुच्छेद को बनाया गया है। अब अनुच्छेद 24 जो कि बताता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात यदि कोई नाबालिग बच्चा है उसे, नाबालिग व्यक्ति को किसी भी खतरनाक काम करने वाले क्षेत्र में काम नहीं करवाया जा सकता, जैसे कि खदान हो गया, स्टील प्लांट वगैरह हो गए, जहां पर जान का जोखिम ज्यादा है, ऐसी जगहों पर बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप 25 से लेकर 28 तक 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो भी निर्बाध रूप से। उसके लिए राज्य उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। यदि व्यक्ति चाहे या व्यक्ति समान धर्म के व्यक्तियों का समूह यदि कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो निर्बाध रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जो प्रशासन है उससे अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म को यदि अपने धार्मिक कार्यों के लिए कोई खर्च किया जाता है तो उस पर राज्य कोई भी कर आरोपित नहीं करेगा। ठीक है, यह बताया गया है अनुच्छेद 27 में। अब आते हैं अनुच्छेद 28 जो बताता है शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा के धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात आप चाहें तो अपने धार्मिक शिक्षा। ठीक है। अब अनुच्छेद 28 जिसमें बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यदि व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म है ना कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले सकता है, उस धर्म की शिक्षा ले सकता है, उस धार्मिक शिक्षा। ठीक है। और धार्मिक उपासना संबंधित जितने भी व्यवहार है उसमें वह स्वयं उपस्थित रह सकता है। ऐसी जो स्वतंत्रता है हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 29 जिसमें बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। तो भारत में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके जो सामाजिक ताने बाने हैं या उनके जो नियम कायदे हैं उन सभी को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ऐसा अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 30 जिसमें बताया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संस्था स्थापना के साथ ही उसका प्रशासन भी वह अपने पास ही रख सकता है, जैसा हम देखते हैं मदरसों में या आचार्य कुलों में। उनका जो प्रशासन है उनके द्वारा ही संचालित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। अब एक विशेष बात अनुच्छेद 31 के बारे में, जैसे 19(1)(च) जिसमें संपत्ति के अधिकार थे और अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति को अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अर्थात अनिवार्य रूप से आपको संपत्ति रखने का अधिकार था। उन सभी संपत्ति से संबंधित जितने भी अधिकार है उन सभी को 300 का जो कि भाग 12 में है उसमें कानूनी रूप दे करके व्यवस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 19(1)(च) और
अनुच्छेद 31, किसमें से? समानता के अधिकार वाले जो पोर्शन है उसमें से। ठीक है, अब मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक वक्तव्य कहा था, उन्होंने कहा था यदि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण कोई अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 32, यदि उसे उस संविधान से निकाल दिया जाता है तो इस संविधान का जो मूल सिद्धांत है वह ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकारों का वर्णन करता है। यही वह अधिकार हैं जो कि मूल अधिकारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने में सहायता करते हैं। तो ठीक है, इसमें हम वही सब पढ़ेंगे, उपचार की किस प्रकार मूल अधिकार जो है व्यवहारिक रूप से लागू होते हैं। अनुच्छेद 33, जिसमें इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी जितने भी सशस्त्र बल हैं, हमारी सेना है, उन सभी से संबंधित अधिकार जो है संसद के पास होते हैं कि उनको कहां भेजना है, यदि भारत के अंदर, है ना। ठीक है, उन अधिकारों के बारे में बताया गया है कि उस समय जो सेना, अर्धसैनिक बल या जितने भी सैनिक जो समूह है उसमें मूल अधिकारों को कितने सीमा तक लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वह संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा समय अनुसार। ठीक है, अब अनुच्छेद 34, जिसमें बताया गया है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, अर्थात यदि किसी क्षेत्र में सेना का शासन लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो वहां पर मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी बताया गया है यदि सेना किसी क्षेत्र में कार्य कर रही है तो वहां का प्रबंधन कैसा होगा, इन सभी का जो कार्य है वह संसद द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, जो कि भाग 3 में समाहित है। अब आते हैं अनुच्छेद 12 में, जहां पर बताया गया है राज्य की परिभाषा। ठीक है, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, इसीलिए इसे इस अध्याय को शुरुआत में ही राज्य से होती है, मतलब राज्य में शामिल किया गया है। इसमें बताया, जैसे मूल अधिकारों में बताया गया है कि राज्य के विरुद्ध यह अधिकार दिए गए हैं, तो राज्य क्या है, इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि राज्य क्या है। इसीलिए अनुच्छेद 12 में ही यह परिभाषा दे दी गई कि राज्य क्या होंगे। अब न्यायालय द्वारा घोषित हुआ था तथा संविधान के आधार पर राज्य निम्नलिखित में से शामिल हो सकते हैं। पहला, कार्यकारी एवं विधायी अंग संघीय सरकार में क्रियान्वित होने वाली सरकार, भारत की संसद, अर्थात भारत की सरकार, उसके मंत्रिमंडल, संसद, ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वह सभी राज्य कहलाते हैं। अब राज्य सरकारें, ठीक है, उनके विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल जहां सारे विधायक होते हैं, सारे राज्य के ही कहलाते हैं। अब सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायती, जिला बोर्ड, सुधार न्यास अर्थात अर्धन्यायिक संस्था, ये सारे जो हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अब अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC, जिसे PSU भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ONGC, सेल, IOCL, HPCL, जिसका निजीकरण भी कर दिया गया, तो अब वह इस श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे संस्थान राज्य कहलाएंगे। BHEL, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो, किसी निश्चित समय के लिए हो सकता है राज्य किसी निजी संस्था या एजेंसी को कोई कार्य दे क्रियान्वयन के लिए, तो उस समय वह संस्था या एजेंसी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, यानी वो सारी संस्थाएं जो हैं जो कि राज्य के लिए कार्य कर रही हैं, वह राज्य के परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगी, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 12 में।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज देखा अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है। चूंकि यह मूल अधिकारों का जो भाग है बहुत ही बड़ा है और हमें इसे अनुच्छेद अनुसार वर्णन करके पढ़ना होगा व्याख्या के साथ, इसीलिए हम इस वीडियो को पार्ट्स में बनाएंगे, भाग में बनाएंगे। तो आज का भाग यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा कि हमारे मूल अधिकारों में कितने अनुच्छेद हैं और उसमें क्या क्या वर्णित है। इन सभी की व्याख्या हम आने वाले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।